जय माँ सरस्वती जी सदा सहाय। सभी को यथोचित अभिवादन। आज हम लिपि एवं लिपि का इतिहास विकास इस पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। लिपि को अंग्रेजी में स्क्रिप्ट कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ वर्ण या अक्षर के अंकित चिन्ह, लिखावट, लिखे हुए अक्षर, लिखने की विविध पद्धतियाँ इत्यादि हैं। डॉक्टर शिव चंद्र ने ब्लॉक एवं ट्रेगर के द्वारा दी गई परिभाषा के आधार पर लिपि की परिभाषा देते हुए कहा है कि लिपि दृश्य यादृच्छिक प्रतीकों की वह व्यवस्था है। लिपि दृश्य यादृच्छिक प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से एक समुदाय परस्पर लिखित विचार विनिमय करते हैं। भाषा श्रव्य होती है और इसे दृष्टिगोचर बनाने के लिए जिन ध्वनि प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि या चिन्ह कहते हैं। वस्तुतः भाषा ध्वनि को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त प्रतीक चिन्ह लिपि है। यदि भाषा भाव प्रकाशन का मौखिक साधन है तो लिपि अभिव्यक्ति के कोश को अक्षुण्ण रखने का लिखित माध्यम है। भाषा एवं लिपि में संबंध। भाषा एवं लिपि में बहुत अंतर है। भाषा श्रव्य होती है जबकि दृश्य मान होती है। लिपि जो दृश्य भी है और पाठ्य भी है। दूसरा है भाषा सूक्ष्म है जबकि लिपि स्थूल है। तीसरा, भाषा ध्वनि संकेतों का प्रतीक है जबकि लिपि उन ध्वनि प्रतीकों का प्रतीक है। भाषा मूलतः स्थानिक एवं तात्कालिक माध्यम है। लिपि उसे सार्वदेशिक एवं सार्वकालिक रूप प्रदान करती है। भाषा उच्चरित होकर लुप्त हो जाती है जबकि लिपि चिरकाल तक संचित एवं ग्राह्य रहती है। दूसरे शब्दों में इनमें अस्थायित्व एवं स्थायित्व संबंधी अंतर भी है। भाषा में सुर, तान इत्यादि के द्वारा अनेक मनोभाव प्रकट किए जा सकते हैं, लेकिन लिपि में पूरी तरह से नहीं प्रकट किए जा सकते। भाषा अपने मूल रूप में ध्वनियों पर आधारित है। लिपि में उन ध्वनियों को रेखाओं द्वारा व्यक्त करते हैं। दोनों के माध्यम में अंतर है। भाषा का संबंध जीवन से है जबकि लिपि का संबंध सभ्यता के विकास से है। कई दृष्टि से भाषा एवं लिपि में समानता भी है। पहला, भाषा एवं लिपि दोनों मानव के विचारों एवं भावाभिव्यक्ति के प्रमुख माध्यम हैं। दूसरा, भाषा की ध्वनि व्यवस्था की तरह लिपिगत वर्ण भी रूढ़ एवं परंपरागत होते हैं। तीसरा, भाषा लिपि दोनों में ध्वनि और अर्थ का संबंध नित्य न होकर यादृच्छिक और प्रतीकात्मक होता है। चौथा, मानव हृदय में उठने वाले संपूर्ण भावों एवं विचारों की पूर्ण अभिव्यक्ति प्रकट करने में भाषा एवं लिपि दोनों असमर्थ हैं। दोनों देश कालादि से भिन्न और मानव की सांस्कृतिक उन्नति के प्रतीक हैं। दोनों का ज्ञान शिक्षण और अभ्यास से प्राप्त होता है। लिपि का उद्भव और विकास से पहले हम लिपि के इतिहास पर थोड़ी सी चर्चा कर लें, उसके बाद उद्भव विकास पर चलेंगे। जैसे कि भाषा ध्वन्यात्मक वाचिक जो होती है, ध्वन्यात्मक भाषा क्षण स्थायी होती है। उसे स्थायित्व देने की भावना से ही लिपि का आविर्भाव हुआ। लिपि ने भाषा को देश और काल के बंधन से मुक्त कर दिया और भाषा की क्षण स्थायिता को चिर स्थायिता में परिणत कर दिया। जिस प्रकार भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है, उसी प्रकार लिपि की उत्पत्ति के विषय में भी कुछ कहना कठिन है। भाषा के उत्पत्ति विषयक सिद्धांतों की चर्चा में जब हम देखते हैं तो तमाम प्रकार के सिद्धांत उभर कर सामने आते हैं और अंत में समन्वयवादी सिद्धांत काम आता है। लगभग वही स्थिति लिपि की भी है। भाषा की उत्पत्ति की तुलना में लिपि की उत्पत्ति बहुत बाद की चीज है। बहुत बाद में इसके बारे में चर्चा हुई। भाषा आज के लाखों वर्ष पहले उत्पन्न हुई और लिपि का इतिहास 5-6 हजार वर्ष पहले से पहले नहीं जा पाता। बात यह है कि भाषा का संबंध जीवन से है और लिपि का संबंध सभ्यता के विकास से। बिना लिपि के भी मनुष्य का काम चल सकता है। आज भी संसार में बहुसंख्यक मनुष्य ऐसे हैं जिनको लिखने पढ़ने से कोई वास्ता नहीं, फिर भी वे भाषा का प्रयोग करते हैं। मनुष्य के हृदय में जितने प्रकार के भाव या विचार उठते हैं उन सबकी पूर्ण अभिव्यक्ति भाषा के द्वारा संभव नहीं है। कहीं दर्द होता है तो हम यह भी नहीं कह पाते कि दर्द कैसा है, बड़े स्थूल रूप से व्यक्त करते हैं जिसे सुनकर श्रोता की कोई स्पष्ट धारणा नहीं होती। वह चूंकि महसूस किया रहता है इसलिए समझ जाता है। जिस प्रकार उच्चरित भाषा के द्वारा भावों की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, उसी प्रकार लिपि के द्वारा भी पूरी तरह से अभिव्यक्ति तो नहीं हो सकती। हाँ, इतना है कि लिखित भाषा उच्चरित भाषा का स्थूल और सांकेतिक रूप है। स्थूल इसलिए है कि भाषा के उच्चरित रूप में बल, तान, स्वर आदि के द्वारा अर्थ संबंधी जो विशेषताएं लाई जाती हैं वे लिखित भाषा में नहीं लाई जा सकती। इसीलिए कहा जाता है
कि उचित आरोह अवरोह के साथ अध्ययन किया जाए, तब कहीं भाषा का प्रभाव पड़ता है। कहाँ जोर से बोलें, कहाँ धीरे से बोलें, आदि तमाम ऐसी बातें हैं जिससे कि हम श्रोता तक अपनी बात पहुंचाते हैं। और लिपियों का जो विकसित रूप हमारे सामने है आज यही है कि एक है चित्रलिपि, दूसरा है भावलिपि और तीसरी है ध्वनि लिपि। लिपियों के विकास के बारे में भाषा की उत्पत्ति के समान लिपि की उत्पत्ति का प्रश्न जैसे बताया गया कि तमाम प्रकार से समस्याएं आई कि कौन पहले है, हालांकि समय का अंतर है। चित्रलिपि, भावलिपि और आपका ध्वनि लिपि, 3 प्रकार की लिपियों का प्रकाशन हुआ भाषा वैज्ञानिकों द्वारा। चित्रलिपि का वह प्राचीनतम रूप, प्रारंभिक रूप था लिपियों का, जिसमें वस्तुओं को चित्र के द्वारा अंकित किया जाता था। लिपि का यह सबसे जो है कि इसको कहा जाए जैसे कि चित्रों की सहायता से वस्तुओं को अंकित करने में सांकेतिक अनंतता सबसे प्रमुख बात थी इसमें, लेकिन यही सबसे बड़ी त्रुटि भी थी इनकी। इसमें पहाड़, मनुष्य, वृक्ष, पशु, पक्षियों इत्यादि की आकृति अंकित कर दी जाती थी। चित्रलिपि पत्थर, हड्डी, हाथी दांत, सींग, छाल, मिट्टी के पात्रों से अंकित किए जाते थे। यह लेखन इतिहास की पहली सीढ़ी थी। चित्रलिपि के नमूने फ्रांस, स्पेन, यूनान, इटली, मिस्र, ग्रेट ब्रिटेन, कैलिफोर्निया, ब्राजील इत्यादि देशों में मिलते हैं। और भाई इतना भी था कि इसमें सर्वबोध्यता थी, सार्वदेशिकता थी, सार्वकालिकता थी। इसमें वस्तु का शीघ्र बोध हो जाता था। हमने हाथी देखा, हाथी का बोध हो गया, घोड़ा देखा, घोड़ा का बोध हो गया। शिक्षण की अनावश्यकता इसके अन्य गुण थे। चित्रलिपि में गुणों की बजाय दोष भी ज़्यादा थे। जैसे सबको तो आएगा नहीं, चित्रों की सहायता से वस्तुओं को अंकित करने में सांकेतिक अनंतता जो विशेषता थी तो वही त्रुटि भी थी। जितनी वस्तुएं अंकित करनी होती थीं उतने प्रकार के चित्र बनाने पड़ते थे। घोड़े के चित्र से हाथी का बोध नहीं हो सकता और पर्वत के चित्र से नदी का बोध नहीं हो सकता, तो निश्चित ही दोनों का अलग अलग चित्र बनाना होगा। और इतने चित्रों को बनाने की समर्थता कम से कम लोगों में थी, तो सभी अपने भाव के व्यक्त तो नहीं कर सकते थे। दूसरी त्रुटि थी कि प्रत्येक वस्तु के लिए पृथक संकेत बनाने पड़ते थे। और पृथक संकेत बनाने में वही है कि वह कला प्रियता तो होगी कला, लेकिन कला कुशलता नहीं होगी तो चित्रलिपि से हम लाभ नहीं उठा पाएंगे। चित्रलिपि का यह भी बहुत बड़ा दोष था कि उसमें स्थान बहुत लगता था। वह मनुष्य है, यह लिखने की अपेक्षा मनुष्य का चित्र बनाना, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, हमेशा से अधिक स्थान लेगा। चित्रलिपि समय साध्य भी थी। किसी भी वस्तु का चित्र बनाना बहुत जल्दी में संभव नहीं हो सकता। 1-2 चित्र बनाने हो तो किसी प्रकार काम भी चल सकता है, लेकिन जहाँ सब कुछ चित्रों की सहायता से अभिव्यक्त करना हो तो समय के अपव्यय और के साथ ही अपने आप ही समझ में आ सकता है कि कितना ज़्यादा समय नष्ट होगा। और समय नष्ट होने के साथ साथ अगर कला कुशलता नहीं है तो व्यर्थ ही जाएगा, हास्यास्पद भी हो सकता है। फिर चित्रलिपि एक चूँकि पहला प्रयास था, लेकिन फिर भी बड़ी त्रुटियाँ यही थी कि नदी, पर्वत, वृक्ष आदि का चित्र बना देना तो संभव है, लेकिन दया, करुणा, उत्साह, घृणा इन सब का चित्र बनाना थोड़ा मुश्किल था। कैसे हम इसको बताते। फिर अगली लिपि है हमारी भावलिपि। विकास की दूसरी प्रमुख सीढ़ी थी भावलिपि। चित्रलिपि की श्रम साध्यता के फलस्वरूप भावलिपि का उदय हुआ। भावलिपि वह लिपि थी जो ध्वनियों को व्यक्त न करके भावों, विचारों और वस्तुओं आदि को प्रकट करती थी। यह वस्तुतः चित्रलिपि का ही विकसित रूप था, जिसमें चित्रों के सरलीकरण एवं संबद्ध अर्थ पर विशेष जोर दिया जाता था। जैसे सूर्य के लिए गोलों का निर्माण, रुदन के लिए आँख का चित्र बनाकर उससे आंसू टपकती बूंदों का प्रदर्शन, आदमी के लिए 2 पैर के रूप में 2 रेखाओं का निर्माण, अस्पताल के लिए प्लस का चिन्ह और खतरा के लिए गुड़े का चिन्ह के ऊपर खोपड़ी बनाना आदि। गुण दोष दोनों में है। इसमें भी भावलिपि की प्रमुख विशेषता यह है कि चित्रलिपि की तुलना में कम समय लगता था। इसमें चित्रलिपि की तुलना में यह थोड़ी सरल भी थी। और चित्रलिपि में हम घटना का अंकन नहीं कर सकते थे, लेकिन इसमें हम भावनाओं का भी अंकन कर सकते थे। दोष क्या था? भावलिपि सूक्ष्म भावों के अंकन में एकदम असमर्थ थी। दूसरी बात, किस चित्र से क्या भाव प्रकट होंगे इस दृष्टि से भावलिपि समरूप नहीं थी। अब अंतिम सीढ़ी आई हमारी फोनेटिक स्क्रिप्ट ध्वनि लिपि। लिपि विकास का तृतीय सोपान ध्वनि लिपि थी। देवेंद्र नाथ शर्मा जी ने लिखा है कि लिपि के विकास में ध्वनि लिपि सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इसमें चित्र
की एवं भाव की भूमिका में ऊपर उठकर प्रत्येक ध्वनि को अंकित करने की क्षमता का विकास पाया जाता है। ध्वनि लिपि के उदाहरण के रूप में नागरी, रोमन, अरबी इत्यादि को ले सकते हैं। निस्संदेह लिपि विकास की उल्लेखनीय देन यह ध्वनि लिपि थी। ध्वनि लिपि से प्रत्येक ध्वनि के लिए एक संकेत निश्चित हुआ और उसके द्वारा भाव विचारों की अभिव्यक्ति होने लगी। भोलानाथ तिवारी प्रभृत भाषा वैज्ञानिकों ने ध्वनि लिपि के भी दो भेद किए। पहला अक्षरिक, दूसरा वर्णिक। अक्षरिक जो अक्षरात्मक लिपि में वह दिखाते हैं कि चिन्ह किसी अक्षर को व्यक्त करता है, वर्ण को नहीं। नागरी लिपि अक्षरिक है जिसमें क, ख इत्यादि में क धन अ बराबर क, ख धन अ बराबर ख दो वर्ण मिले हुए हैं। रोमन लिपि वर्णिक है। ऐसी ध्वन्यात्मक लिपि जिसमें लिपि चिन्ह ध्वनि की लघुतम इकाई को प्रकट करती है वर्णिक लिपि है। जैसे के से केवल क रोमन में व्यक्त होता है। उदय नारायण तिवारी ने इसे लिपि के विकास में सर्वोच्च स्थान दिया है। भोलानाथ तिवारी का भी मानना है कि लिपि विकास की प्रथम सीढ़ी चित्रलिपि है तो अंतिम सीढ़ी वर्णिक लिपि है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से यह आदर्श लिपि है। लिपि विकास के अंतर्गत सूत्र लिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावध्वनि मूलक लिपि आदि अनेक लिपियों का भी उल्लेख मिलता है। वस्तुतः ये गौण लिपियां हैं। इन्हें ऐसे देखा जा सकता है कि सूत्रों में गांठ आदि देकर भाव व्यक्त करने की परंपरा सूत्र लिपि है। सूत्र लिपि का उल्लेख हेरोडोटस ने किया। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पीरू की क्वीपू सूत्रलिपि है। क्वीपू सूत्रलिपि है। ऐतिहासिक घटनाओं आदि का अंकन भी सूत्रलिपि में प्रस्तुत किया जाता था। प्रतीकात्मक लिपि वास्तविक अर्थ में लिपि नहीं थी, बल्कि इसमें कुछ प्रतीकों के माध्यम से भावाभिव्यक्ति की जाती थी। कई देशों कबीलों में इसका उल्लेख मिलता है। जैसे लाल रंग युद्ध का प्रतीक था तो सफ़ेद रंग युद्ध विराम का। भाव ध्वनि मूलक लिपि, कुछ अंशों में यह लिपि भाव मूलक थी तो कुछ अंशों में ध्वनि मूलक। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने लिखा भी है कि इस लिपि के कुछ चिन्ह चित्रात्मक तथा कुछ भाव मूलक होते थे तो कुछ ध्वनि मूलक होते थे। दोनों का ही इसमें यथा समय प्रयोग होता था। कुछ विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी की लिपि भी इसी श्रेणी की है। भाव ध्वनि मूलक लिपि के अंतर्गत मेसोपोटामियम, मिस्री, हिंदी एवं आधुनिक चीनी लिपि इत्यादि आती है। और लिपि के विकास में सूत्र लिपि, प्रतीकात्मक लिपि का कोई बहुत महत्वपूर्ण स्थान नहीं था। इनका पूर्ववर्ती चित्रलिपि, परवर्ती भाव मूलक, ध्वनि मूलक लिपि से कोई सरोकार नहीं रखता। लिपि के विकास क्रम का प्रथम चरण चित्रलिपि है, जिसके विकास का अगला चरण भाव मूलक लिपि है। कालांतर में भाव मूलक लिपि विकसित होकर भाव ध्वनि मूलक लिपि हुई और फिर यह ध्वनि मूलक लिपि में विकसित हो गई। ध्वनि मूलक लिपि में भी अक्षरिक ध्वनि मूलक लिपि का स्थान पहले आता है, फिर वर्णिक ध्वनि मूलक लिपि आती है। वस्तुतः चित्रलिपि विकास क्रम की प्रथम सीढ़ी है तो वर्णिक ध्वनि मूलक लिपि विकास क्रम का अंतिम सोपान है। संसार की प्रमुख लिपियां अक्षर या वर्णयुक्त लिपि होती हैं या अक्षर या वर्ण रहित लिपि होती हैं। प्रथम वर्ग की संसार की प्रमुख लिपियों में प्रधान लिपियां ये हैं: दक्षिणी सामी लिपि, हिब्रू लिपि, फोनेशियन लिपि, खरोष्ठी लिपि, आर्मेयिक लिपि, अरबी लिपि, भारतीय लिपि, ग्रीक लिपि, लैटिन लिपि। द्वितीय वर्ग में संसार की प्रमुख निम्नांकित लिपियां हैं जिसे हम चर्चा कर सकते हैं। अक्षर या वर्ण रहित लिपि जिसे कहते थे उसमें आती है क्यूनीफार्म लिपि, हीरोग्लाइफिक लिपि, क्रीट लिपि, सिंधु घाटी की लिपि, हिट्टाइट लिपि, चीनी लिपि, प्राचीन मध्य अमेरिका तथा मैक्सिको की लिपियां। इस प्रकार संसार की 16 प्रमुख लिपियां हैं, जिनमें 9 लिपियां अक्षर या वर्ण युक्त हैं और शेष 7 अक्षर या वर्ण रहित लिपियां हैं। क्यूनीफार्म को संसार की प्राचीनतम लिपि माना जाता है। वैसे सबसे प्राचीन लिपि का प्रश्न आज भी विवादास्पद है। देवेंद्रनाथ शर्मा जी ने कहा कि बताया कि आज की प्रचलित लिपियों को देखते हुए उनका स्वतंत्र उद्गम मानना अधिक उचित होगा। यदि सभ्यता का विकास स्वतंत्र रूप से हो सकता है तो लिपि का विकास क्यों नहीं हो सकता। आज संसार में प्रचलित लिपियों को देखते हुए उनके 4 स्वतंत्र उद्गम मानना अधिक उचित होगा। वे 4 लिपियां हो सकती हैं: भारतीय, यूरोपीय,
सामी और चीनी। ब्राह्मी लिपि से भारत की सभी लिपियां निकली हैं, यह इतिहास सिद्ध है। यूरोप की सभी लिपियां अल्पाधिक परिवर्तन के साथ ग्रीक लिपि का रूपांतर हैं। सामी से उद्भूत ब्राह्मी, अरबी, फारसी इत्यादि लिपियां पश्चिमी एशिया के आसपास प्रयुक्त होती रही हैं और चीन की लिपि इन सब से विलक्षण आज भी बहुत कुछ चित्रात्मक है। संसार की सबसे प्राचीन लिपि के विवादास्पद प्रश्न के संबंध में इससे बढ़कर कुछ दूसरा उदाहरण नहीं प्रस्तुत किया जा सकता। भारतीय लिपियों में भारत में लिपि या लेखन के उद्भव के संबंध में विभिन्न मतांतर हैं। अशोक के अभिलेखों की ब्राह्मी लिपि के पठन के पश्चात पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि भारत में लिपि का विकास सम्राट अशोक के काल से अर्थात 4वीं सदी से 3री सदी ईसा पूर्व में हुआ था। गौरी शंकर हीरा शंकर ओझा ने 1894 ईस्वी में प्रकाशित भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ में पाश्चात्य विद्वानों के मतों का खंडन करते हुए इससे पूर्व भारतीय लेखन की प्राचीनता सिद्ध की है। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह सिद्ध हुआ है कि भारत में लेखन कला का आरंभ अथवा विकास उतना ही पुरातन है जितना कि सैंधव सभ्यता। सैंधव सभ्यता का आरंभ ईसा पूर्व 4000 से 2500 के बीच इतिहासकारों ने माना है। कहा जा सकता है कि भारत में लिपि का उद्भव 4000 ईसा पूर्व में हुआ होगा। जहाँ तक भारतीय लिपियों की संख्या का प्रश्न है, जैनों के पन्नवड़ा सूत्र में 18 लिपियों, बौद्धों की संस्कृत पुस्तक ललित विस्तर में प्राचीन भारत की 64 लिपियों के नाम आते हैं। इनमें ब्राह्मी और खरोष्ठी इन 2 लिपियों के विषय में ही कुछ तमाम बातें आती हैं और हम सोच रहे हैं कि हम सिंधु घाटी सभ्यता और ब्राह्मी की लिपि, ब्राह्मी और खरोष्ठी पर थोड़ी सी चर्चा कर लें। सिंधु घाटी की लिपि भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि सैंधव लिपि है, जिसके नमूने सिंधु घाटी, पंजाब के मांटगोमरी जिला के हड़प्पा तथा सिंधु के लरकाना जिले के मोहनजोदड़ो में प्राप्त शिलों पर मिले हैं। सैंधव लिपि ताम्र युग ईसा पूर्व 4000 ईस्वी से पूर्व, ईसा पूर्व 4000 से पूर्व की बताई जाती है। सैंधव लिपि की उत्पत्ति के संबंध में 3 मत आते हैं। पहला द्रविड़ उत्पत्ति संबंधी मत, दूसरा सुमेरी उत्पत्ति संबंधी मत, तीसरा आर्य उत्पत्ति संबंधी मत। वस्तुतः इस संबंध में किसी मत के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। इस लिपि का प्रचार पूरे उत्तर पश्चिमी भारत के अतिरिक्त बलोचिस्तान, कंधार और मकराना तक था। सैंधव लिपि के कुछ चिन्ह चित्रात्मक हैं तो कुछ अक्षरात्मक। इसे भावलिपि और ध्वनि लिपि का संगम कहा जा सकता है। डिरिंजर ने सैंधव लिपि को इसी के आधार पर ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट भावमूलक लिपि कहा है। सैंधव लिपि में चिन्हों की संख्या के विषय में 3 मत प्राप्त होते हैं। हंटर जी कहते हैं कि सैंधव लिपि में चिन्हों की संख्या 253 है। लैडनन इसकी संख्या 228 बताते हैं। गैड स्मिथ इसकी संख्या 396 बताते हैं। अधिकांशतः विद्वानों के अनुसार प्राचीन समय में 2 लिपियां ही प्रचलित थी जिनकी चर्चा हम करना अपेक्षित समझते हैं, ब्राह्मी और खरोष्ठी। ब्राह्मी लिपि पूर्णतया भारतीय लिपि है जो सदियों तक भारत की व्यापक और श्रेष्ठ लिपि के रूप में मान्य रही है। यह बाईं से दाईं ओर लिखी जाने वाली वह लिपि है जिसके प्राचीनतम नमूने अजमेर जिला के बड़ली ग्राम एवं नेपाल के पिपरावा में प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मी लिपि का काल 5वीं शती ईसा पूर्व से 350 ईस्वी तक माना जाता है। ब्राह्मी का विकास वैदिक काल की ही आर्य लिपि से हुआ। ब्राह्मी का अर्थ ही है वैदिकी। ब्रह्मावर्त में से संबद्ध होने के कारण इसका नाम ब्राह्मी पड़ सकता है। ब्राह्मी का नामकरण के पीछे 3 व्युत्पत्तियां बताई जाती हैं। ब्रह्मा द्वारा निर्मित होने से यह लिपि ब्राह्मी कहलाई। ब्राह्मणों द्वारा निर्मित या प्रयुक्त होने के कारण इस लिपि का नाम ब्राह्मी पड़ा। ब्रह्म वेद या ज्ञान की रक्षा के निमित्त ही यह लिपि निर्मित होने के कारण ब्राह्मी कहलाई। जिस किसी भी मत को स्वीकार किया जाए, प्रथम मत को विद्वानों ने अधिक तर्कसंगत बताया है कि ब्रह्मा द्वारा निर्मित होने के कारण यह ब्राह्मी कहलाई। चीनी विश्वकोश फा वान शूलिन के अनुसार ब्राह्मी के निर्माता ब्रह्म नामक ऋषि थे जिसके नाम पर इस लिपि का नाम ब्राह्मी पड़ा। ब्राह्मी के नामकरण के समान ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के संबंध में भी बहुत मत वैभिन्न है। पाश्चात्य विद्वानों में कुछ ने इसकी उत्पत्ति चीनी लिपि से, कुछ ने ग्रीक या फानोशी लिपि से और कुछ विद्वानों ने सामी से ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति का उल्लेख किया। भारतीय विद्वानों ने ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति को भारतीय बताया। फ्रेंच विद्वान कुपेरी के अनुसार ब्राह्मी की उत्पत्ति चीनी लिपि से हुई। वस्तुतः चीनी और ब्राह्मी 2 पूर्णतः भिन्न लिपियां हैं। एक चित्रलिपि है तो दूसरी ध्वनि लिपि है। वर्ण और ध्वनि की दृष्टि से भी दोनों में कोई साम्य नहीं है। तो ब्राह्मी की उत्पत्ति ग्रीक या फोनिश से मानने वाले विद्वानों में विल्सन, प्रिंसेप
अल्फ्रेड मूलर, सोनार्ट इत्यादि के नाम प्रमुख हैं। इनका मत है कि सिकंदर के आक्रमण के समय यूनान से भारतीयों के संपर्क के फलस्वरूप इस लिपि की उत्पत्ति हुई। सिकंदर का आक्रमण काल 327 ईसा पूर्व है और यहाँ जबकि इससे पूर्व भारत में लिपि का प्रचलन था। बूलर ने ब्राह्मी की उत्पत्ति सेमेटिक से मानी है, जिसका समर्थन डेविड डिरिंजर ने अपनी पुस्तक द अल्फाबेट में किया है। इनका मत है कि सामी और ब्राह्मी लिपि में साम्य है। सिंधु घाटी लिपि चित्रात्मक लिपि है, जिससे वर्णात्मक लिपि नहीं निकल सकती। भारत में 5वीं सदी ईसा पूर्व से पहले के लेख नहीं मिलते हैं। वस्तुतः दोनों लिपियों में साम्य नाम मात्र के हैं। सिंधु घाटी के अभिलेख 500 ईसा पूर्व के हैं। मोहनजोदड़ो की लिपि से ब्राह्मी का विकास पूर्ण संभव है। गौरीशंकर ओझा का ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के संबंध में यह मत अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें वो कहते हैं कि ब्राह्मी सर्वतोभावेन भारतीय लिपि है और इसका संबंध किसी लिपि से नहीं जोड़ा जा सकता। गौरीशंकर ओझा आगे लिखते हैं कि मनुष्य की बुद्धि में सबसे बड़े महत्व के 2 कार्य भारतीयों ने किए, ब्राह्मी लिपि और वर्तमान शैली के अंकों की कल्पना। भारतवर्ष की लिपि ब्राह्मी हजारों वर्ष पूर्व की इतनी ही उच्च कोटि को पहुंच गई थी, उसकी उत्तमता की कुछ भी समानता संसार भर की दूसरी लिपि अब तक नहीं कर सकती है। राजबली पांडे, इंडियन पैलियोग्राफी, कोलब्रुक, कनिंघम, फ्लीट सरीखे विद्वानों ने भी खोजों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि ब्राह्मी लिपि भारत की अपनी लिपि है। ब्राह्मी लिपि भारत की ही देन है। हरदेव बाहरी ने भी यह बात बताया कि सिंधु लिपि, ब्राह्मी लिपि, नागरी लिपि, सिंधु ब्राह्मी नागरी में जो लक्षण देखने को मिलते हैं, ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति भारत में वैदिक साहित्य की रक्षा के लिए अत्यंत प्राचीन काल में हुई। यह उन्हीं आचार्यों का आविष्कार है और जो ध्वनि शास्त्र, व्याकरण, शब्द विज्ञान में विश्व के अग्रणी रहे हैं। जब तक इस मत का खंडन करने के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं मिलते, हमें हरदेव बाहरी जी की लिपियों को स्वीकार करना पड़ेगा, उनका मत स्वीकार करना पड़ेगा। ब्राह्मी लिपि का विकास। ब्राह्मी लिपि का काल 5वीं सदी ईसा पूर्व से 350 ईस्वी तक माना जाता है। बाद में ब्राह्मी लिपि का विकास 2 शैलियों में हुआ, उत्तरी शैली एवं दक्षिणी शैली। उत्तरी शैली विंध्य पर्वत के उत्तर में उत्तरी शैली का विकास हुआ और इसके अंतर्गत 4 लिपियां हुई, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि और प्राचीन नागरी लिपि। दक्षिणी शैली विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण में दक्षिणी शैली विकसित हुई। इसके अंतर्गत 6 लिपियां हैं, कन्नड़, तेलुगु लिपि, तमिल लिपि, ग्रंथ लिपि, कलिंग लिपि, पश्चिमी लिपि, मध्य देशीय लिपि। और ब्राह्मी लिपि में उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी, उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी लिपियों का उल्लेख तो हो चुका। अब ब्राह्मी लिपि भारत की आधुनिक लिपियों की मेरुदंड लिपि कही जाती है। भारत की सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि से ही विकसित हुई हैं। डॉक्टर देवेंद्रनाथ शर्मा ने भी कहा कि भारत की आधुनिक लिपियों का मूलाधार ब्राह्मी ही है। मैकडोनल ने भी ब्राह्मी लिपि की श्रेष्ठता को स्वीकार किया है। प्रोफेसर बूलर ने ब्राह्मी लिपि के 9 स्वरों और 32 व्यंजनों वर्णों का उल्लेख किया है। बाईं से दाईं ओर लिखी जाने वाली ब्राह्मी लिपि अपने युग की आदर्श लिपि है। इस लिपि में वैज्ञानिक लिपि के समस्त गुण विद्यमान हैं। स्वर, व्यंजन एवं ब्राह्मी लिपि के में वैज्ञानिक ढंग से रखे गए हैं। ब्राह्मी लिपि में स्वर और व्यंजन पूरे हैं। स्वरों में ह्रस्व, दीर्घ, अनुस्वार, विसर्ग इत्यादि के लिए संकेत पूर्ण एवं व्यापक और उपयुक्त हैं। ब्राह्मी लिपि में व्यंजनों के साथ स्वरों के संयोग की मात्रा चिन्हों को प्रकट करने की ऐसी विलक्षण विशेषता है जो अन्य किसी भारतीयेतर लिपि में नहीं मिलती। ब्राह्मी लिपि के अक्षर सरल व सीधे हैं। श्याम सुंदर दास ने कहा है कि भारत की ब्राह्मी लिपि एक स्वतंत्र लिपि है। अब हम थोड़ी सी चर्चा खरोष्ठी लिपि पर करेंगे। खरोष्ठी लिपि भारत में प्राचीन काल में जो 2 लिपियां प्रचलित थीं, उसमें एक लिपि खरोष्ठी थी। भारत में यह लिपि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से लेकर सुदूर ईरान तक फैली थी। अशोक के अभिलेख, जो शाहबाज गढ़ी पंजाब का यूसुफ जई जिला और मानसेरा पंजाब का हजारा जिला में मिले हैं, वो लिपि खरोष्ठी है। प्रोफेसर बुलर के अनुसार खरोष्ठी के अभिलेख 350 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक के हैं। भारत यूनानी सिक्के, शक, कुषाणों के अभिलेख इत्यादि भी खरोष्ठी लिपि में प्राप्त होते हैं। श्याम सुंदर दास ने इसे व्यापारियों, अहलकारों की लिपि बताया है। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति के संबंध में 2 मत हैं। पहला मत कपिल देव द्विवेदी जी का और दूसरा राजबली पांडे जी का है। इनके अनुसार खरोष्ठी लिपि भारतीय लिपि है। द्वितीय मत लिपिवेत्ता प्रोफेसर बूलर का है। इस मत के अनुसार खरोष्ठी लिपि आर्मेयिक लिपि से निकली है। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति के संबंध में बूलर का मत ही सर्वाधिक प्रामाणिक है। देवेंद्रनाथ शर्मा जी भी कहते हैं कि खरोष्ठी लिपि विदेशी लिपि थी जो उस भूभाग में प्रचलित थी, कारण कि वह भाग कई दिनों तक ईरानियों के अधिकार में रहा था। इसीलिए उनके संपर्क में आने के कारण खरोष्ठी का प्रचार वहां तक हो गया। क्योंकि वह उस ओर यह लिपि प्रचलित थी, इसलिए अशोक ने अपने अभिलेख भी इसी में लिखवाए। खरोष्ठी लिपि का नामकरण। इसके संबंध में
तमाम प्रकार की बातें आती हैं। किसी खरोष्ठ नामक व्यक्ति ने इस लिपि का निर्माण किया, इसलिए इसका नाम खरोष्ठ ही पड़ा। और खर पृष्ठ गधे की खाल पर लिखे जाने के कारण ईरानी में इसे खरपोस्त कहा जाता था और इसका अपभ्रंश खरोष्ठ है, जिससे खरोष्ठी बनी। एक विद्वान के अनुसार इस लिपि के अक्षर खर अर्थात गधे की ऊँट के समान बेढंगे होते थे, इसलिए इसका नाम खरोष्ठी पड़ा। सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार हिब्रू में खरोशेत का अर्थ लिखावट है। खरोशेत का संस्कृत रूप खरोष्ठ हो गया और उससे खरोष्ठी शब्द बना। इनमें कोई मत पुष्ट प्रमाणों पर आधारित नहीं है, अतः यह निर्णय करना कठिन है कि खरोष्ठी लिपि का नामकरण कैसे हुआ। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। कालांतर में ब्राह्मी के प्रभाव के फलस्वरूप यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाने लगी। इसमें 37 वर्ण हैं, 5 स्वर और 32 व्यंजन। इसकी कमियां क्या थी? यह खरोष्ठी में दीर्घ स्वर के चिन्ह आ, ई, उ, ऐ, औ और अंग व्यंजन नहीं है। खरोष्ठी लिपि में मात्राएं नहीं हैं। खरोष्ठी लिपि में संयुक्ताक्षर नहीं लिखा जा सकता और अधिकांश विद्वानों ने खरोष्ठी लिपि को एक काम चलाऊ लिपि माना है। अब हम चर्चा करते हैं भारत की प्राचीनतम राष्ट्रीय लिपि ब्राह्मी से विकसित देवनागरी लिपि की। अन्य भारतीय लिपियों के समान बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है देवनागरी लिपि। यह भारत की राष्ट्रीय प्रधान लिपि है, जिसे संविधान ने राजलिपि का पद प्रदान किया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के द्वारा 14 सितंबर सन 1949 को संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी को राजलिपि का गौरवपूर्ण पद प्राप्त हुआ है। हिंदी और हिंदी बोलियां तथा मराठी, नेपाली, संस्कृत इत्यादि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। देवनागरी लिपि नागर, देवनागर, बालबोध, नंदीनागरी इत्यादि विभिन्न नामों से बनी मानी जाती है। ब्राह्मी की प्रतिनिधि उत्तराधिकारिणी लिपि देवनागरी का प्रचलन 8वीं से 10वीं सदी के आसपास माना जाता है। 12वीं सदी तक यह स्थापित हो चुकी थी। नागरी लिपि का प्राचीनतम साक्ष्य राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग 752 से 780 ईस्वी के सामनगढ़ के दानपत्र में मिलता है। इनके नामकरण के विषय में विभिन्न मत प्रस्तुत किए जाते हैं। सर्वमान्य मत यह है कि यह लिपि नगर में व्यवहार में लाई जाती थी, इसलिए और फिर इसका नगरजनों के द्वारा परिवर्धन परिपोषण हुआ। साथ ही देवभाषा संस्कृत इसी लिपि में लिखी जाती थी, इसीलिए नागरी के साथ साथ देव को मिलाकर इसका नाम देवनागरी रखा गया। देवनागरी एक आदर्श एवं वैज्ञानिक लिपि है और वर्णमाला देवनागरी एक आदर्श वैज्ञानिक लिपि होने के साथ साथ इसके वर्णमाला का जो वर्गीकरण है वह इतना स्पष्ट है कि कोई भी नया भी व्यक्ति अगर सीखेगा तो वह व्यक्ति पूरी तरह से सीख जाएगा। इसकी एकदम हर ध्वनि संकेतों के लिए एक निश्चित व्यवस्था है। नागरी लिपि में वर्णमाला का वर्गीकरण पूर्णतः वैज्ञानिक है। क से लेकर के पूरी तरह से क से कंठ से उच्चरित हुआ, ओष्ठ से उच्चरित ध्वनियाँ, तालु से उच्चरित ध्वनियाँ, मूर्धा से उच्चरित ध्वनियाँ, दंत से उच्चरित ध्वनियाँ, नासिक से उच्चरित होने वाली ध्वनियाँ, सबके लिए एक निश्चित स्थान है और लिपि चिन्हों के नाम ध्वनि के अनुरूप हैं। एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह है। लिपि चिन्हों की पर्याप्तता है। ह्रस्व तथा दीर्घ स्वरों के लिए स्वतंत्र चिन्ह है। अक्षरात्मक लिपि है। देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि है, वर्णात्मक नहीं। अक्षरात्मक लिपि उसे कहते हैं जिसमें एक वर्ण प्रतीक के लिए एक अक्षर का व्यवहार किया जाता है और जैसे क ख व्यंजन है। क ख व्यंजन में अ स्वर का योग है, क धन अ, ख धन अ और इस तरह से लिपि का ऐसा होना अक्षरिकता है। अक्षर का यहाँ अर्थ व्यंजन और स्वर का संयुक्त होना है। स्वर व्यंजन की अक्षरिकता से लेखन में त्वरा आती है। साथ ही समय एवं स्थान की भी बचत होती है। स्वर के साथ स्वर संकेत देवनागरी लिपि की अन्यतम विशेषता है। आ में आकार लगाने से आ ध्वनि पैदा होती है। इसी प्रकार इ, उ, ए, ऐ, ओ इत्यादि के लिए भी देवनागरी लिपि में स्वर संकेत हैं। समान लिपि चिन्हों में आकृति की समानता है, संयुक्तता है। वर्णों के नाम उच्चारण के अनुरूप हैं। सुपाठ्यता है। देवनागरी लिपि की एक अन्य प्रमुख विशेषता है सुपाठ्यता। भोलानाथ तिवारी ने सुपाठ्यता को किसी भी लिपि के लिए बहुत अनिवार्य बताया था और वह अनिवार्य गुण देवनागरी लिपि में है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि रोमन की तरह देवनागरी में MAL को मल, माल, मैल या अगहन को अगहन पढ़ने की परेशानी उठाने की संभावना नहीं है। उर्दू में भी अगहन को अगहन या तर को तिर,
तुर या जूता को जोता, जौता, जूता इत्यादि कई रूपों में पढ़ने की गलती प्रायः हो जाती है, किंतु देवनागरी में यह अवैज्ञानिकता नहीं है। आदर्श लिपि के अनुकूल देवनागरी लिपि सुपाठ्य और संदेह रहित है। सुंदर कलात्मक लेखन। देवनागरी लिपि में सुंदर और कलात्मक लेखन की विशेषता सहज दर्शनीय है। देवेंद्र नाथ शर्मा के अनुसार सौंदर्य भी लिपि का एक महत्वपूर्ण गुण है। इसी विशेषता के संबंध में हरदेव बाहरी ने लिखा है कि नागरी के वर्णों की लिखावट कलात्मक, सुंदर और सुगठित है और इसमें अपेक्षाकृत कम जगह लगती है, जैसे हिंदी चंद्रिका, अंग्रेजी चंद्रिका अथवा हिंदी धर्म, अंग्रेजी धर्म। विशिष्ट अभिव्यक्ति। हिंदी साहित्य में कुछ ऐसे रूप हैं जो नागरी लिपि में ही व्यक्त किए जा सकते हैं, वह अन्य किसी लिपि में नहीं हो सकते। और आशुलेखन में समर्थ है। देवेंद्र नाथ शर्मा जी आदर्श लिपि के अंतर्गत जिन विशेषताओं का उल्लेख करते हैं उसमें एक आशुलेखन भी है। वह कहते हैं आधुनिक युग गति और वेग का युग है, इसलिए लिपि में त्वरा का भी ध्यान रखना आवश्यक है। आशुलेखन की